हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कंकरेंसी कंट्रोल इन डीबीएमएस, यानी डेटा कंकरेंसी क्या चीज़ है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज़ कंकरेंसी कंट्रोल। कंकरेंसी कंट्रोल क्या चीज़ है तो इसको समझते हैं। कंकरेंसी कंट्रोल इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग सिमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन such as queries, updates, inserts, deletes, and so on in multiprocessing database system without having them interfere with one another. क्या चीज़ यहाँ पे बताई गई है? जैसा कि आपको मालूम है कि अब से पहले जितने भी हमने मॉडल्स पढ़े डेटाबेस के हवाले से, जितनी भी हमने स्टडी की स्टार्ट से, जिसमें हमारे पास एंटिटी रिलेशन डायग्राम से लेकर रिलेशनल डेटा मॉडल तक, और फिर फिजिकल डेटा मॉडल, और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन वगैरह, और उसके बाद एसक्यूएल वगैरह, तो जितनी भी स्टडी हमने की वो डेटाबेस के डेवलपमेंट से ताल्लुक़ रखती थी, यानी हम डेटाबेस की डेवलपमेंट उसमें करते थे। यहाँ पे कंकरेंसी बेसिकली जो स्टडी है वो है मेंटेनेंस की, डेटाबेस की मेंटेनेंस की। यानी डेटाबेस आपने क्रिएट कर लिया है, अब उसमें कुछ अगर हमने मॉडिफिकेशन करनी है, उसकी मेंटेनेंस करनी है, उसमें मज़ीद इंसर्शन करनी है, अपडेशन करनी है, डिलीशन करनी है, एंड सो ऑन, तो इस चीज़ को कंकरेंसी कहते हैं। और ये यहाँ पे क्या बताया गया है कि कंकरेंसी कंट्रोल अब क्या चीज़ है। कंकरेंसी कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग, मैनेज करना, सिमल्टेनियस एग्जीक्यूशन, सिमल्टेनियस, ठीक है, एक ये बात दिख रही, कंसिस्टेंटली हम सिमल्टेनियसली, यानी एक दूसरे के फौरन बाद जैसे हम कर रहे होते हैं, सिमल्टेनियस एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं एक साथ, ठीक है, एक साथ हम पैरेलल एग्जीक्यूशंस कर रहे हैं अपने डेटाबेस पे। ट्रांजैक्शन का मतलब सिंपली प्रोसेस चलाना होता है, कोई प्रोसेस चल रहा है, कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई काम हो रहा है, कोई एग्जीक्यूशन हो रही है। ट्रांजैक्शन होना, जैसे हम एटीएम मशीन जाते हैं, वहाँ पे हम ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शन का मतलब है कोई ना कोई प्रोसेस करते हैं, या उससे हम मनी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, या डेबिट कर रहे होते हैं, या क्रेडिट कर रहे होते हैं, तो इसको ट्रांजैक्शन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डेटाबेस में हमारी ट्रांजैक्शन क्या चीज़ होती है, हम क्यूरीज इंसर्ट कर रहे होते हैं, अपडेट्स कर अपने डेटा को अपडेट कर रहे होते हैं, या नया डेटा इंसर्ट कर रहे होते हैं, या डिलीट कर रहे होते हैं, और साथ साथ कुछ और भी। इन्हें मल्टी प्रोसेसिंग डेटाबेस, यहाँ पे आपके मल्टी यूजर एक ही डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होते हैं, सेंट्रलाइज डेटाबेस को। यानी फॉर एग्जांपल आपके मोहल्ले में एक दुकान है, अब उस दुकान एक ही दुकान है और उसको पूरा मोहल्ला एक्सेस कर रहा है, मल्टी प्रोसेसिंग है, यानी मल्टीपल यूजर वहां पे आ रहे हैं और वहां पे डेटा को अपनी चीजें ले रहे हैं, हैविंग देम इंटरफेयर विद वन अनदर, ठीक है। लेकिन वहां पे दुकानदार इस चीज का ख्याल रखता है कि कोई भी डेटा डिस्टर्ब ना हो, हर किसी को अपनी चीज मिल रही है, लेकिन डिस्टरबेंस नहीं होती। आपने देखा होगा कि आप शॉप पे जाते हैं, मल्टीपल वहां पे कस्टमर ठहरे होते हैं, मल्टीपल कस्टमर्स को फैसिलिटेट किया जाता है, सेम चीज लोग खरीद रहे होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल कोई बिस्किट ले रहा है तो एक बंदा नहीं ले रहा, 10 बंदे वही सेम बिस्किट ले रहे हैं। कोई मिठाई ले रहा है तो वो मिठाई, जैसे आपने ईद के दिनों में देखा होगा कि बेकरीज पे बहुत रश होता है, गुलशन बेकरी पे चले जाएं फॉर एग्जांपल, वहां पे मिठाई के डब्बे आपको आपके सामने पड़े होंगे, बहुत सारे मिठाई के डब्बे पड़े होंगे। तो ये एक एग्जांपल है कि वहां पे कनकरेंटली सिमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन भी हो रही है, और विदाउट एनी लॉस, विदाउट एनी इंटरफेयर, सेम चीज जा रही है और आ रही है, ठीक है। तो इसको कनकरेंसी कंट्रोल कहा जाता है, यानी कंकरेंटली प्रोसेसेस को कंट्रोल किया जा रहा है, सिमल्टेनियसली जो चल रही हैं, जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ डीबीएमएस अलाउज मेनी ट्रांजैक्शन टू एक्सेस द सेम डेटाबेस एट द सेम टाइम विदाउट इंटरफेयरिंग विद ईच अदर। और ये जो कंकरेंसी कंट्रोल की प्रॉपर्टी है डीबीएमएस में, जो ये फीचर है इसका, ये आपको अलाउ करता है कि आप एक साथ बहुत सारी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरफेयर विद ईच अदर, ठीक है, आप कर सकते हैं। The primary goal of concurrency is to ensure the atomicity of the execution of transaction in a multi-user database environment। और इसका जो प्राइमरी गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है कंकरेंसी का, वो भी यही है कि ऑटोमेटिकली सारे एग्जीक्यूशन एक साथ चल रही होती हैं, ठीक है। ऑटोमेसिटी, ऑटोमेटिकली ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन इन ए मल्टी यूजर। वो मल्टी यूजर का मतलब है वो डेटाबेस, वो जगह जहाँ पे बहुत सारे यूजर सेम डेटा को एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। वहां पे ऑटोमेटिकली ये चीज कंकरेंटली इसको इंश्योर करती है कि आपकी एग्जीक्यूशन
प्रॉपरली हो रही है, ट्रांजैक्शंस प्रॉपरली चल रही हैं, मैथ प्रोसेसेस यही बिल्कुल प्रॉपरली चल रहे हैं। कंकरेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म अटेम्प्ट टू इंटरलीव सॉरी पैरेलल, यानी इंटरलीव का मतलब है पैरेलल, रीड एंड राइट ऑपरेशन, ये दो ऑपरेशन पैरेलल चल रहे होते हैं। कंकरेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म अटेम्प्ट टू interleave read and write operation of multiple transactions so that the interleaved execution yields results that are identical to the result of a serial schedule execution। जैसे आपने प्रोसेसेस में पढ़ा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस की स्टेट्स होती हैं, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा कि पहले इनिशिएट होता है, फिर उसके बाद जो है रीड होता है या बफर में चला जाता है वेटिंग में, उसके बाद रीड, राइट और फिर टर्मिनेट वगैरह। तो ये इस तरह की स्टेट्स हैं। यहाँ पे कंकरेंसी कंट्रोल की भी अपने मैकेनिज्म की कुछ स्टेट्स हैं जिसमें ये रीड करता है और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो सेम रिजल्ट यानी आइडेंटिकल रिजल्ट ही आपको देंगे सीरियल एग्जीक्यूशन स्केड्यूलिंग एग्जीक्यूशन के मुताबिक। यानी आप फॉर एग्जांपल ये ले लें कि एक काम ऑटोमेटिकली हो रहा है, एक मैनुअल हो रहा है। मैनुअल में आप बिल्कुल एग्जैक्ट जो रिजल्ट निकालते हैं, इसमें भी ऑटोमेटिकली में भी आपका रिजल्ट बिल्कुल सही निकलेगा, ठीक है। सीरियल वे में जो स्केड्यूल हुए हैं एग्जीक्यूशंस, जो थ्रेड्स चल रहे हैं, जो प्रॉपरली चल रहे हैं, जैसे वो चल रहे हैं, जैसे वो एग्जीक्यूशन करते हैं, यहाँ पे भी वो बिल्कुल ऐसे समझ लें कि सीरियल में ही चल रहे हैं। हर किसी का अपना ही एक 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 वर्चुअल टर्मिनल है, उनको पता ही नहीं है कि एक बंदे को भी वही चीज मिल रही है, रिसोर्सेज वो एक्सेस कर रहा है, डेटा वो एक्सेस कर रहा है, दूसरे को भी वही मिल रही है। तो सीरियल में जैसे होता है आमतौर पे मैनुअली, जैसे इसको समझ लें कि एक बंदा है, वो सीरियली एक लाइन में लोगों को चीजें दे रहा है, और यहाँ पे मल्टीपल लोग एक साथ चीजें ले रहे हैं। तो सीरियल में भी जो इजीनेस है, जो एक्यूरेट रिजल्ट आते थे, वहाँ मल्टीपल यूजर में भी, यहाँ पे सिंगल जैसे समझ लें, यहाँ पे मल्टी समझ लें, ठीक है। पैरेलली काम कर रहे हैं तो मल्टी यूजर है, और ये सिंगल यूजर समझ लें इसको। तो जैसे सिंगल यूजर में काम होता था, वहाँ पे मल्टी यूजर में ही सेम ही परफॉर्मेंस दे रहा है। किस वजह से? कंकरेंसी कंट्रोल की मैकेनिज्म की वजह से। तो ये इसकी पूरी इंट्रोडक्शन है कि कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है। इसको मजीद अच्छी तरह समझने के लिए मैंने यहाँ पे ये दो पिक्चर डाली हुई हैं, इससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि व्हाट इज कंकरेंसी। यानी ये हमारे पास सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, ठीक है। कोई सा भी आप इसको कोई एयरपोर्ट समझ लें, ठीक है, एयरपोर्ट समझ लें, उसमें ये आपकी जो टिकट आपको देते हैं, वहाँ पे रिसेप्शन पे वो बैठे हुए हैं, ठीक है। तो सेम ही प्रोसेस कर रहे हैं, एक ही सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, इसमें लोगों का डेटा एंटर कर रहे हैं और इसी से डेटा प्रोसेस कर रहे हैं। यानी ये किसी और का डेटा सेम इसको एक्सेस कर रहा है, ये कोई और कस्टमर है, उसको भी वही डेटाबेस से डेटा फेच हो रहा है और रिट्रीव हो रहा है और इंसर्ट हो रहा है, इसका भी इसी में हो रहा है और इसका भी इसी में हो रहा है। तो सेम ही पेज इन्होंने अब ओपन किए हुए हैं, डेटाबेस को ओपन किया हुआ है इसी सर्वर में, और मैनेज कर रहे हैं मल्टीपल यूजर्स को, ठीक है। तो ये कंकरेंटली यूजर्स को मैनेज किया जाता है, उनके डेटा को इंसर्ट किया जाता है, उसमें अपडेट किया जाता है, एंड सो ऑन। सेम यहाँ पे इसको एक थोड़ा सा मजीद एक्सप्लोर किया गया है कि ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है यूजर की, ठीक है, उसमें ये डेटा फेच, तीन रिसेप्शनिस्ट हैं, उसमें तीन कस्टमर आए हुए हैं और वो डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, सेम ही टेबल है। अब वो जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन ये है, हमारे पास टॉम नाम का एक कस्टमर आया है और वो उसका डेटा इंसर्ट हो रहा है, तो उसका प्रॉपर डेटा यहाँ पे आएगा फ्रॉम टू और क्लास बी के टॉम एक कोई पैसेंजर है और उसने जाना है फॉर एग्जांपल PHL से आप फिनलैंड ले लें, जो भी ले लें, कोई मुल्क का नाम ले लें, और यहाँ पे फ्लोरिडा ले लें, ठीक है। इसने जाना है फ्लोरिडा फिनलैंड से, तो और इकोनॉमी क्लास में जाना है, यानी जहाज में भी क्लासेस होती हैं, एक बिजनेस क्लास होती है, फर्स्ट क्लास सीट होती है और एक इकोनॉमी क्लास होती है, इकोनॉमी क्लास में जा रहा है। सेकंड वन भी वही टेबल एक्सेस कर रहा है और सेकंड नंबर पे पहले डेटा इंसर्ट हुआ, फर्स्ट नंबर पे आया, सेकंड इंसर्ट हुआ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो पहले वाला इंसर्ट हुआ ये उसके ऊपर आ जाएगा और उड़ जाएगा, ऐसा नहीं है, ये पहले वाला डिलीट हो जाएगा, इसको मेंटेन किया जा रहा है प्रॉपरली। सेकंड नंबर पे जेरी आया और उसने भी फ्लोरिडा जाना है लेकिन फर्स्ट क्लास पे जाना है, तो उसने फर्स्ट क्लास सीट बुक करवाई है। इस तरह मिकी है, वो थर्ड नंबर पे आया और इसने भी सैन फ्रांसिस्को से जाना है लॉस एंजलिस फॉर एग्जांपल, तो और उसने बिजनेस क्लास सीट में जाना है, बिजनेस क्लास में जाना है। तो ये टेबल बहुत ही एफिशिएंटली कंकरेंटली देखें, वो सिमल्टेनियसली डेटा आ रहा है उसमें और मैनेज हो रहा है, सिमल्टेनियसली डेटा पुट हो रहा है और मैनेज हो रहा है, ठीक है। रो बाय रो आप देख लें,
बिल्कुल आप मैनेजमेंट इस कंकरेंसी कंट्रोल से हमें मिल रही है कि हमारे डेटा को कंकरेंसी मिल रही है और वो स्टेबल तरीके से हमारी टेबल भी बन रही है, एक स्टेबिलिटी आ रही है इसमें हमारी डेटाबेस में। तो ये सारे इंट्रोडक्शन है कि कंकरेंसी डेटाबेस में क्या चीज़ होती है। ठीक है जी, इसके बाद आ जाता है हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बहुत से इसके बेनिफिट्स के बारे में सुना, लेकिन साथ साथ इसकी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ कंकरेंसी कंट्रोल। कुछ प्रॉब्लम्स भी डेफिनेटली आती हैं कि जहाँ पे आपको पता है कि मल्टी यूजर इन्वॉल्वमेंट हो, वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। When concurrent transactions are executed in an uncontrolled manner, several problems can occur. Exactly यही बात है कि जब आपका मैकेनिज्म सही नहीं है, कनकरेंट प्रोसेस तो हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन तो हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल वही शॉप की एग्जांपल ले लें, अगर शॉप में आपकी मैनेजमेंट नहीं है और बहुत सारे यूजर्स को भी आप हैंडल कर रहे हैं, यानी चाहिए तो ये था कि अगर आपके पास मैनेजमेंट सही नहीं है तो आप एक एक बंदे को फैसिलिटेट करें, लेकिन आपने बिना मैनेजमेंट किए बहुत सारे यूजर्स को अपने शॉप पे बुला लिया कि आप करें, और आपके पास एक ही बंदा है और एक ही बंदा भाग रहा है इधर और उधर, एक की बात सुनता है, दूसरे की बात सुनता है, फिर क्या करता है, कभी एक का डेटा उठा के दूसरे को दे देता है, कभी दूसरे का पैकेट उठा के तीसरे को दे देता है। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि अनकंट्रोल्ड मैनर है, तो सेवरल प्रॉब्लम तो आएंगी। तो इस तरह डेटाबेस में भी होता है, अगर आपकी कंकरेंसी आप कंकरेंट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और अनकंट्रोल मैनर में कर रहे हैं तो सेवरल प्रॉब्लम आ सकती हैं। कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? द कंकरेंसी कंट्रोल हैज द फॉलोइंग थ्री मेन प्रॉब्लम्स। ये हमारी थ्री मेन प्रॉब्लम्स है, आपके सिलेबस में भी थ्री हैं, आपको और भी मिलेंगी, तो हम मेन जो हमारे हैं वो उसकी को देखेंगे। फर्स्ट वन इज लॉस्ट अपडेट्स, ठीक है। सेकेंड वन इज डर्टी रीड या और अनकमिटेड डेटा, ठीक है। अनकमिटेड का मतलब है कि आपका ऐसा डेटा जो रोल बैक हो सकता है, ठीक है। अनकमिटेड डेटा आप रोल बैक कर लेते हैं, यानी आपने उसमें चेंजिंग कर ली है और दूसरे को भी वही चेंजिंग उसने देख ली कि डेटा आ गया है और ये, और उसके बाद जब उसने वो डेटा ले लिया आपने उसको फिर दोबारा वापस रोल बैक कर दिया। तो उसने तो जो पहला बंदा था उसने तो वही डेटा लिया होगा जो आपने चेंज किया था, उसको फिर पता नहीं होगा, वो चला गया और अपने उसी डेटे पे काम कर रहा है, उसको नहीं पता कि आपने दोबारा से सेकंड वन ने दोबारा से वो डेटा ओरिजिनल शक्ल में कर दिया है, जो इसमें चेंजिंग की थी वो रिवर्ट कर दिए। तो अनकमिटेड डेटा इसे कहा जाता है। फिर अनरिपीटेबल रीड और इनकंसिस्टेंट रिट्रीवल, ये तीसरा पार्ट है इसका प्रॉब्लम का। तो हम वन बाई वन इनको देख लेते हैं, फिर आपको मजीद अच्छी तरह समझ आ जाएगी। लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम क्या है? लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, लॉस्ट का मतलब है लॉस्ट हो जाना, ठीक है, और अपडेट वो अपडेट जो आपने की है वो लॉस्ट कर देना आप। तो देखते हैं क्या चीज़ है। A lost update problem occur when two transactions that access the same database। कहाँ पे कब अकर होगी लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम? सबसे पहली बात, जब दो ट्रांजेक्शन, दो प्रोसेस दैट एक्सेस द सेम डेटाबेस, दो प्रोसेस सेम डेटा को यूज कर रहे हैं, डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, डेटाबेस आइटम को एक्सेस कर रहे हैं, हैव देयर ऑपरेशन इन ए वे दैट मेक्स द वैल्यू ऑफ सम डेटाबेस आइटम इनकरेक्ट, ठीक है। और उसके बाद वो क्या कर देते हैं, डेटाबेस की जो उसमें चेंजिंग की है उसको, यानी ओरिजिनल वैल्यू को डिस्टर्ब कर देना। जो ओरिजिनल वैल्यू है या जो आपने अपडेटेड वैल्यू है उसको आप डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम क्या है? occur when two transactions that access the same database item have their operations in a way, इस तरह से ऑपरेशन कर रहे हैं that make the value of some database item incorrect, जिससे किसी भी कुछ डेटाबेस आइटम्स की वैल्यू इनकरेक्ट हो जाती है, ठीक है। वो आइटम किसी भी फील्ड में कोई डेटा पड़ा हुआ है वो उलट पुलट, यानी दो बंदे एक जगह पे, जैसे कहते हैं ना कि दो मुलाओं में मुर्गी हराम, ठीक है, तो वो वाला काम यहाँ पे हो रहा है कि दो मुलाओं में मुर्गी हराम हो गई है। इन अदर वर्ड्स, इफ ट्रांजेक्शन T1 and T2 both read a record and then update it, the effect of the first update will be overwritten by the second update। यानी दोनों ने क्या किया, एक T1 है एक T2 है, उन्होंने कोई रिकॉर्ड रीड किया और उसके बाद उन्होंने अपडेट किया, तो पहले वाले ने जो अपडेट किया था डेफिनेटली दूसरे वाले ने भी, जब उसके पास वो डेटा गया उसने भी उसको अपडेट कर दिया। तो पहले वाले ने अपने लिए उसको सेट किया था अपडेट करके, दूसरे वाले ने उसी को फिर अपडेट कर दिया। तो पहले वाले के पास और डेटा पड़ा हुआ है, दूसरे वाले के पास और डेटा पड़ा हुआ है, तो ये होता है लॉस्ट अपडेट। आपकी अपडेट लॉस्ट हो गई जो पहले अपडेट्स थी।
मजीद इसको और समझ लेते हैं अच्छी से। Consider the situation given in figure that shows operation performed by two transaction, transaction A और transaction B with respect to item। दो ट्रांजेक्शन है हमारे पास, दो प्रोसेसेस हैं जो कि किसी भी डेटाबेस में किसी आइटम को डेटा आइटम को पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे x हमारा कोई डेटा आइटम है, ठीक है, कोई वैल्यू है डेटाबेस में। तो क्या हो रहा है, टाइम है हमारे पास, ठीक है, जैसे प्रोसेस में आपने देखा था, प्रोसेस में अपने टाइम पे चल रहे हैं। तो ट्रांजैक्शन ए है, ट्रांजैक्शन बी है, दरमियान में टाइम है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे आपकी डिटेल लिखी हुई है। एट टाइम टी1 फर्स्ट टाइम यानी टी0 पे कोई प्रोसेस दोनों ने नहीं किया, ठीक है। दूसरे पे जब टी1 टाइम पे आया तो क्या किया, ट्रांजैक्शन ए ने जो हमारे पास डेटाबेस में वैल्यू थी एक्स उसको रीड किया, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एट टाइम टी वन टाइम पे ट्रांजेक्शन ए रीड्स वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स की वैल्यू को इसने रीड किया, ठीक है। उसके बाद इसने फिर कुछ नहीं किया, ये आराम से ट्रांजेक्शन भी बैठा हुआ है, अभी कुछ नहीं कर रहा। फिर क्या हुआ, एट टाइम टी2 यहाँ पे फिर इसने रीड किया एक्स को, ठीक है, और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर किसने किया रीड, ट्रांजेक्शन बी ने, यानी एट टाइम टी2 ट्रांजेक्शन बी रीड्स द वैल्यू ऑफ एक्स, दोनों ने रीड कर ली है। अब क्या कर रहे हैं, एट टाइम टी3 जब 3 मिनट हो गए, ठीक है, पहले मिनट में इसने रीड किया, दूसरे मिनट में इसने रीड किया, तीसरे मिनट में क्या हुआ, ट्रांजेक्शन ए ने उस डेटा को अपडेट कर दिया। At time t3 transaction A writes value of x on the basis of the value seen at time 1, ठीक है। यहाँ पे इसने जो रीड किया था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे x में यहाँ पे वैल्यू a थी, a समझ लें, कोई वैल्यू थी a b c कुछ भी समझ लें। तो जब इसने रीड किया इसके पास तो वही वैल्यू सेव है। जब 3 मिनट हुए तो इसने उस वैल्यू को अपडेट कर दिया, उसको किसी और वैल्यू से अपडेट कर दिया। अब ए के पास ये वाला डेटा पड़ा हुआ है, सेम डेटा है, ये बात ध्यान में रखें कि सेम डेटा उसी एक्स पे ही काम हो रहा है, एक्स पे ही दोनों काम कर रहे हैं। मसला क्या हम कर रहे हैं कि एक मसला डिस्कस कर रहे हैं कि लॉस्ट अपडेट का एक मसला आता है कंकरेंसी में, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि वैल्यू तो सेम है, वैल्यू तो एक्स ही है, उसको कभी वो ले लेता है, वो काम कर लेता है किसी टाइम में दूसरा ट्रांजेक्शन काम कर लेता है। T1 में इसने काम किया उसी वैल्यू पे, फिर वो वैल्यू छोड़ दी। अब इसके पास जब दूसरा मिनट आया तो उसी वैल्यू को इसने उठा के इसने भी रीड कर दिया। तीसरे टाइम में उसी वैल्यू को सेंटर से उठा के फिर इसने अपडेट कर दिया और अपने पास रख दिया। और इसके बाद जब चौथा मिनट आया तो चौथे मिनट में ट्रांजेक्शन बी ने उसी जो वैल्यू इसके पास थी उसी को अपडेट कर दिया, ठीक है, इसी को अपडेट कर दिया। तो सारा मसला यही है हमारे पास, ठीक है। एट टाइम t3 ट्रांजेक्शन बी रोल, सॉरी ये हमारे पास ये वाला, ठीक है। एट टाइम t3 ट्रांजेक्शन ए राइट वैल्यू ऑफ x ऑन द बेस ऑफ द वैल्यू सीन एट टाइम t, जो उसने पहले देखी थी t1 के टाइम पे उसी को इसने राइट कर दिया, अपडेट कर दिया। एट टाइम t4 ट्रांजेक्शन बी राइट वैल्यू ऑफ x ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू सीन एट टाइम t2, ठीक है, इसने भी अपनी टाइम पे जो वैल्यू देखी थी t2 के टाइम पे उसने उसको अपडेट कर दिया, इसने जो देखी थी उसको अपडेट कर दिया, इसने जो देखी थी उसको अपडेट कर दिया। अब दोनों के पास डिफरेंट वैल्यूज हैं दोनों। सो अपडेट ऑफ ट्रांजेक्शन ए इज लॉस्ट एट टाइम t4, ठीक है। पहले अपडेट चूंकि इसने की थी तो इसने ट्रांजेक्शन ए की जो अपडेट्स थी, जो इसने मॉडिफिकेशन की थी, ट्रांजेक्शन बी ने उसको रिमूव कर दिया, समझ ले, उसको मॉडिफाई कर दी। सो अपडेट ऑफ ट्रांजेक्शन ए इज लॉस्ट at the time of T4 because transaction B overwrite it without looking at its current value, ठीक है, without looking। तो क्लियरली बात आपके पास है, सिंपल सी बात है। such type of problem is referred the update loss problem as update may be one transaction is lost here, ठीक है, क्योंकि आपकी जो अपडेट थी वो आपकी लॉस्ट हो गई, क्योंकि जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी हमारे पास उसने मेड बाय वन ट्रांजेक्शन इज लास्ट, इस ट्रांजेक्शन ने अपडेट की थी उस वैल्यू में कि ये वैल्यू ऐसे होनी चाहिए, लेकिन इसको पता नहीं था ट्रांजेक्शन बी को, इसने उसी वैल्यू में दोबारा से चेंजिंग कर दी जिससे वो पहले वाली अपडेट्स लॉस्ट हो गई। तो इसको लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम कहते हैं।
मिल के काम करने में ये मसला है। ठीक है, सारा मसला यही है कि कंकरेंटली तो काम हो रहा है, मल्टी यूजर्स एक साथ काम कर रहे हैं, उसमें ये मसला आ जाता है। फर्स्ट मसला कि एक साथ जब दो लोग एक ही मुर्गी पे लगे हुए हैं, दो मुला, तो वो हराम ही हो जाएगी। सेकेंड प्रॉब्लम इज डर्टी रीड प्रॉब्लम। डर्टी रीड प्रॉब्लम कोई गार्बेज वैल्यू बन जाती है, ठीक है, गार्बेज वैल्यू की तरह बन जाती है, उसकी कुछ वो नहीं होती, वर्थ नहीं होती। अ डर्टी रीड प्रॉब्लम अकर व्हेन वन ट्रांजैक्शन अपडेट अ डेटाबेस आइटम, ठीक है, एंड द ट्रांजैक्शन फेल्स फॉर सम रीजन, और वो फेल हो जाए, यानी आपने कुछ उसमें चेंजिंग की लेकिन उसमें गलती हो गई। अब the updates database item is accessed by another transaction before it is changed back to the original value। तो इस असना ये हुआ कि जो सेकंड ट्रांजैक्शन थी, उसने उसी जो आपसे गलती जिसमें हुई थी, फेल हुई थी आपकी वैल्यू, उसी को देख लिया और उसी को उसने रीड कर लिया और उसी को वो फिर अपने पास सेव कर लेता है कि मैं मजीद आगे इसको यूज कर लूंगा, और आपने अभी तक उसमें चेंज दोबारा की नहीं थी। तो इन अदर वर्ड्स अ ट्रांजैक्शन T1 अपडेट अ रिकॉर्ड विच इज रीड बाय ट्रांजैक्शन T2, ठीक है, और यही होता है फिर इसमें। तो इसकी एग्जांपल में देख लेते हैं। देन T1 abort and T2 now has value which have never formed part of this stable database, ठीक है। इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं एग्जांपल में। T1 हमारे पास ट्रांजैक्शन 1 है या T1 है, ये T2 है, ट्रांजैक्शन B है। इसने T1 टाइम पे अपडेट किया x को, यानी एट टी टाइम T1 ट्रांजैक्शन B राइट्स वैल्यू ऑफ x, ठीक है, इसने एक अपडेट की x की वैल्यू में कुछ अपडेट्स की। उसके बाद ये इसने अपडेट करके अपने एक वैल्यू बना दी और छोड़ दी। देन उसके बाद ट्रांजैक्शन A यानी T1 ने उसी डेटा को रीड किया और अपने पास सेव कर लिया फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। इसके बाद T3 पे इसको ख्याल आया कि वो डेटा तो मैंने जो चेंजिंग की थी, अपडेट की थी, उसमें वो गलती हो गई है, गलत है वो, तो उसने यहाँ पे रोल बैक का बटन प्रेस कर लिया। अभी उसने कमिट नहीं किया था, यानी कंफर्म नहीं किया था ट्रांजैक्शन बी ने, और उसको रोल बैक कर दिया। रोल बैक किया तो वो डेटा अब दोबारा टेबल में उसी अपनी ओरिजिनल हालत में आ गया है, लेकिन इसके पास जो डेटा है वो तो वही गलत वाला है जो उसने पहले अपडेट के बाद रीड किया था। तो इसके पास जो भी डेटा पड़ा है उसका वजूद ही नहीं है, वो एक गार्बेज वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि वो रॉन्ग है, वो रॉन्ग वैल्यू है, वो गलत वैल्यू है। तो इसको कहते हैं डर्टी रीड प्रॉब्लम। उसने एक गार्बेज वैल्यू रीड कर ली है, ट्रांजैक्शन ए ने एक गार्बेज वैल्यू रीड की है जिसको गलती से इसने अपडेट किया था, जो गलत वैल्यू है। तो ये इसको कहते हैं डर्टी रीड प्रॉब्लम। एट टाइम T3 ट्रांजैक्शन बी रोल बैक, ट्रांजैक्शन बी रोल बैक कर देगा उसको, सो इट चेंजेस द वैल्यू ऑफ x बैक टू दैट ऑफ प्रियर टू T1, यहाँ पे जो थी उसी पे ले आएगा। सो ट्रांजैक्शन A नाउ हैज वैल्यू which has never become part of the stable database। अब इसके पास जो भी वैल्यू है वो स्टेबल डेटाबेस की वैल्यू नहीं है, वो एक गार्बेज वैल्यू है। Such type of problem is referred as the dirty read problem, as one transaction reads a dirty value which has not been committed, ठीक है। क्यों इसको डर्टी रीड प्रॉब्लम? क्योंकि आपके डेटाबेस में किसी एक ट्रांजैक्शन ने उसको रीड कर दिया है और सेव रख दिया है, अब वो उसी पे ही सारा काम करता रहेगा और वो उसका कोई वजूद ही नहीं, वो डर्टी वैल्यू है। बिफोर इट हैज बीन कमिटेड, कमिटेड का वही मतलब है कि एक बार आप किसी भी चीज के साथ कमिटेड लिखते हैं डेटाबेस में तो उसके बाद उसको रोल बैक नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे वो रोल बैक हो गई थी, कमिटेड नहीं थी, ट्रांजैक्शन भी इसको कमिटेड नहीं किया था और फौरन से रोल बैक कर दिया ओरिजिनल फॉर्म में। तो इसको डर्टी रीड प्रॉब्लम कहा जाता है। जहाँ पे मल्टी यूजर का कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ ये भी गड़बड़ हो सकती है कि एक चीज आपसे लगे हुए हैं, उसमें आपने गलती कर दी, अब आगे वाले ने वो गलती अडॉप्ट कर ली बिफोर आप उसको चेंज आपने नहीं किया था। तीसरी जो इसमें आ जाती है वह इनकंसिस्टेंट रिट्रीवल प्रॉब्लम। इनकंसिस्टेंट रिट्रीवल प्रॉब्लम यानी कंसिस्टेंसी में जो वैल्यू चल रही हैं, जो ट्रांजैक्शन चल रही हैं, उसमें इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है, इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, यानी एक रवानगी में काम हो रहा है उसमें आप डिस्टर्बेंस डाल देते हैं, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। एक फ्लो में काम चल रहा है और किसी वजह से उस फ्लो में गलती आ जाती है और वो ही फिर आगे चल पड़ती है, ठीक है। दरमियान में कोई ना कोई वायरस, कोई एरर आ जाता है और वो उसी को लेके चल रहा होता है, तो इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल एक आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज हैं 1 to 10,
अब 1 2 3 4 और 4 के बाद 4 से जंप करके 7 हो गया, 1 2 3 4 7। अब 5 और 6 मिस हो गया, तो इनकंसिस्टेंट हो गया ये डेटा। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी आ गई, कंसिस्टेंटली नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर इस तरह चलता तो ये कंसिस्टेंट डेटा था, लेकिन अब 1 2 3 4 के बाद सीधा 7 हो गया और 8 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 11 हो गया, तो इनकंसिस्टेंसी है इसमें। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है। अनरिपीटेबल रीड, ठीक है, रिपीटेबल नहीं होता, unrepeatable or inconsistent retrieval occurs when a transaction calculates some summary aggregate function or a set of data while other transactions are updating the data। आप उसको एक सम कर लेते हैं, कैलकुलेट करके आप उसको सम आपका उसका कर लेते हैं, आगे से कोई और बंदा उसी डेटे में से थोड़ा सा डेटा लेके कम कर देता है, जिससे आपकी टोटल में डिफरेंस आ सकता है। टोटल जब आप करेंगे तो उसमें डिफरेंस आ सकता है, तो उसको हम देखेंगे वो कैसे आएगा। एग्जांपल में आपको मजीद अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये थ्योरी होती है, थ्योरी आप इसको याद रखा करें, बस जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपके टेबल से एग्जांपल से समझ आएंगी आपको। The problem is that the transaction might read some data before they are changed and other data after they are changed, thereby yielding inconsistent results। ये यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि the problem is that, मसला क्या है, the transaction might read, एक ट्रांजेक्शन है जिसने रीड किया some data before they are changed, जब वो चेंज नहीं हुआ था उस टाइम भी रीड किया, और एंड अदर डेटा, और बाद में भी रीड किया आफ्टर दे आर चेंज, यानी पहले जो रीड किया था वो भी था उसके पास, उसके बाद उसको जब चेंज किया तो उसी को तो पता नहीं था कि ये चेंज हुआ है, तो उसने आगे से दोबारा उसको रीड किया, तो दोनों डिफरेंट रिजल्ट आए। जब उसको ऐड करेगा तो डिफरेंट ही आंसर आएगा। अगर ओरिजिनल डेटा होगा तो उसका और रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर चेंजेबल होगा तो चेंज ही आएगा, देयर बाय यील्डिंग इनकंसिस्टेंट रिजल्ट, जिसके बाद वो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट देते हैं। In an unrepeatable read, the transaction T1 reads a record and then does some other processing। T1 ने कोई रिकॉर्ड रीड किया, उसके बाद किसी प्रोसेसिंग पे लग गया, ड्यूरिंग विच, और इसके असना इसी के अंदर, ड्यूरिंग विच द ट्रांजेक्शन T2 अपडेट द रिकॉर्ड, T2 ने उसके पीछे रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया, उसको पता नहीं था। नाउ इफ T1 री रीड द रिकॉर्ड, अब T1 जब अपना रिकॉर्ड दोबारा रीड करेगा, उसमें द न्यू वैल्यू विल बी इनकंसिस्टेंट विद द प्रीवियस वैल्यू, तो उसको पता चलेगा कि जो प्रीवियस वैल्यू थी वो कुछ और थी, जो नई वैल्यू है वो कुछ और हैं, तो पूरा डेटाबेस डिस्टर्ब हो जाता है। एग्जाम्पल किया गया है, कंसिडर द सिचुएशन गिवन इन फिगर दैट शोज टू ट्रांजेक्शन ऑपरेटिंग ऑन 3 अकाउंट्स। 3 अकाउंट्स हैं हमारे पास। अकाउंट 1 में बैलेंस पड़ा है 200, अकाउंट 2 में बैलेंस पड़ा है 250, अकाउंट 3 में बैलेंस पड़ा है 150। इस पे ये ट्रांजेक्शन ऑपरेट हो रही हैं, प्रोसेस ऑपरेट हो रहे हैं रीड राइट के ऑपरेशंस। ये हमारे पास टेबल है, ठीक है, इस टेबल को आप देख लें, इसमें हमारे पास डेटा पड़ा है। ट्रांजेक्शन ए है, ट्रांजेक्शन बी है और टाइप। T1 पे क्या हुआ, ट्रांजेक्शन ए इज समिंग ऑल बैलेंसेस, ठीक है, वो चाहता है कि मैं सारे उसको बैलेंसेस जितने बैलेंस है ये वाला इसको सम कर लूं। ट्रांजेक्शन ए का ये काम है। अब ट्रांजेक्शन ए ने, अगर इसको हम देख ले, सम करें 200 प्लस 250 प्लस 150, तो ये बनता है 600, टोटल 600, तो ये ध्यान में रखें, ठीक है, ये वैल्यू बनती है 600। अब देखें क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आती है। रीड बैलेंस ऑफ अकाउंट 1, ट्रांजेक्शन ए ने T1 ने रीड किया अकाउंट 1 का बैलेंस और उसको एक वेरिएबल सम में डाल दिया। अकाउंट 1 का बैलेंस कितना है 200, ठीक है, उसको एक वेरिएबल है सम उसमें सेव कर दिया। फिर किया रीड बैलेंस ऑफ अकाउंट 2, ठीक है, अकाउंट 2 का बैलेंस रीड कर लिया 250 है। इसका मकसद है कि मैं सारों को, ट्रांजेक्शन ए का सारा मकसद यही है कि मैं इन तीनों को जमा करूं, लेकिन पहले दो को जमा करने के बाद किसी और काम पे लग जाता है। अब इसने सम किया, ठीक है, 250 ये वाला, ट्रांजेक्शन 2 को जब रीड किया अकाउंट 2 को, और फर्स्ट को 200, इन दोनों को सम किया तो 450 बन गया T2 पे, टाइम था T2, और उसके बाद इसने इस वेरिएबल में सेव कर दिया 450। अब उसने यहाँ पे कोई और काम स्टार्ट कर दिया, ये इसने किया होता। अब थर्ड वन जो था वो रह गया, अकाउंट 3 अभी तक इसमें ऐड नहीं था। इस दौरान ट्रांजेक्शन बी ने अपना काम स्टार्ट कर लिया, रीड बैलेंस ऑफ अकाउंट 3, अकाउंट 3 का बैलेंस रीड किया 150 है जी। उसके बाद अपडेट बैलेंस ऑफ अकाउंट 3, अकाउंट 3 के बैलेंस को अपडेट कर दिया टाइम 4 पे। कैसे अपडेट किया, 150 से
50 को माइनस कर दिया, 100 बन गया। ठीक है, अब इसको जब 100 हो गया, अब रीड किया बैलेंस ऑफ अकाउंट वन के बैलेंस को रीड किया इसने, वो था 200। तो वो जो 50 माइनस किया था ये वाला, ये ऐड कर दिया अकाउंट वन में। अकाउंट वन के बैलेंस हो गया 250, और उसने इसी वक्त T7 पे ये भी आया, लेकिन इससे पहले ही इसने T7 पे ये वैल्यू कमिट कर दी, ये 250 की वैल्यू, यानी अकाउंट 3 और अकाउंट 1 की वैल्यू फिक्स हो गई यहाँ पे। अब इसको रोल बैक आप नहीं कर सकते। पीछे यहाँ पे रोल बैक लिखा था, कमिट नहीं हुई थी। कमिट का मतलब यही है, कमिट स्टेटमेंट इज इशूड, यू कैन नॉट रोल बैक द ट्रांजेक्शन। जब आपके पास एक दफा कमिट इशू हो जाए तो आप रोल बैक नहीं कर सकते। अब इसको कुछ नहीं पता, ठीक है, इसको नहीं पता कि मेरे अकाउंट में कितना आ गया है और अकाउंट 3 में कितना पड़ा है। इसने अपने साथ जो वैल्यू सम में सेव की थी वो 450 है, अकाउंट 1 और अकाउंट 2 की ऐड हो चुकी है और वो 450 है। यहाँ पे इसने 50 अकाउंट 3 से माइनस करके अकाउंट 1 में डाल दी, तो अकाउंट 1 की वैल्यू 250 हो गई थी। लेकिन चूंकि वही बात है कि अकाउंट, इसको ट्रांजेक्शन ए को नहीं पता कि यहाँ पे अकाउंट्स की वैल्यू चेंज की गई है, इसने वही जो इसके पास सम था पड़ा था पुराना वाला, उसी को फारिग होकर दोबारा उठाया, रीड किया बैलेंस ऑफ अकाउंट 3 को और उसी को उसी में जमा कर दिया। अब अकाउंट 3 की जो वैल्यू थी, चूंकि आपको पता है कि वो 100 हो चुकी है, पहले 150 थी, अगर 150 को हम 450 में ऐड करते हैं तो क्या होता, 600 बनता। तो इसकी जो कैलकुलेशन थी वो बिल्कुल ठीक थी। लेकिन यहाँ पे ट्रांजेक्शन बी ने दरमियान में इसके गैर मौजूदगी में जो अकाउंट 3 थी उसकी 50 से वैल्यू 50 वैल्यू माइनस करके अकाउंट 1 में डाल दी थी, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो सम होगा अकाउंट 3 जो है वो रीड होगी, वो होगी हमारे पास 100। ठीक है, यहाँ पे सम में जो वैल्यू पड़ी थी वो 450 है। ठीक है, सम की वैल्यू 450 है, और प्लस जो अकाउंट 3 रीड हुई है, बैलेंस रीड हुआ है वो 100 है, तो 100 प्लस 450 आपके पास 550 हो जाएगी। तो इतना बड़ा डिफरेंस आ गया, यानी आपकी जो इनकंसिस्टेंसी है वो प्रॉब्लम हो गई। कंसिस्टेंटली जो डेटा ऐड हो रहा था, अगर इस तरह कंसिस्टेंटली होता कि 1 का अपना डेटा, 2 का अपना डेटा और 3 का अपना डेटा, तो ये 600 बनता है। लेकिन ये इनकंसिस्टेंट हो गया, गड़बड़ हो गई और वो 550 बन गया 600 से। ट्रांजेक्शन ए इज समिंग ऑल बैलेंसेस, ट्रांजेक्शन ए सम करना चाहता था सारे बैलेंसेस को, वाइल ट्रांजेक्शन बी इज ट्रांसफरिंग एन अमाउंट ऑफ 50 फ्रॉम अकाउंट 3 टू अकाउंट 1, जबकि ट्रांजेक्शन बी ने ट्रांसफर कर दिया 50 वैल्यू अमाउंट को अकाउंट 3 के एक उसमें अकाउंट 3 से अकाउंट 1 के अकाउंट में। Here the result produced by transaction A is 550, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ 550 प्रोड्यूस हुआ, which is incorrect, जो कि incorrect है। If this result is written in database, database will be inconsistent state, और इस तरह अगर इसी को डेटाबेस में अगर आप लिखेंगे तो ये इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि एज एक्चुअल सम इज 600, क्योंकि हमें भी पता है कि इसको जमा करेंगे तो एक्चुअल जो सम है वो 600 बनता था, लेकिन यहाँ पे 550 हो गया, एक इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। Here transaction A has been an inconsistent state of database and has performed inconsistent analysis, और ये inconsistent state में चला जाएगा और inconsistent analysis करता रहेगा। तो ये 3 मेन प्रॉब्लम्स हैं कंकरेंसी में, कि जब सिमल्टेनियसली किसी डेटाबेस पे काम हो रहा होता है तो उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कि एक बंदा कुछ और काम कर रहा होता है, दूसरा बंदा कुछ और काम कर रहा होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब कुछ मेथड्स हैं, मेथड्स फॉर कंकरेंसी कंट्रोल। There are main 3 methods for concurrency control. They are as follows. First one is locking method, फिर है टाइम स्टैम्प मेथड, फिर है ऑप्टिमिस्टिक मेथड। यानी जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस की इनके लिए ये मेथड दिए गए हैं, इससे हम इसको प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ फर्स्ट वन को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में फर्स्ट वन है लॉकिंग मेथड, उसी को डिस्कस करेंगे, बाकी दो को नहीं करेंगे। आप अपनी नॉलेज के लिए इसको डिस्कस अपना आप स्टडी कर सकते हैं। तो लॉकिंग मेथड में क्या है, लॉकिंग मेथड ऑफ कंकरेंसी कंट्रोल। A lock is a variable, ये एक वेरिएबल है एसोसिएटेड विद द डेटा आइटम, किसी भी डेटा आइटम के साथ एसोसिएटेड होता है, कनेक्ट होता है, विच कंट्रोल द एक्सेस ऑफ दैट डेटा आइटम, जिसकी बिना पर हम उस डेटा जिस डेटा के साथ लॉक लगा हुआ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं कि उसको कोई
किसने एक्सेस करना है, किसने नहीं करना। जैसे किसी भी घर के दरवाजे पे, किसी भी रूम के दरवाजे पे आप लॉक लगा दें, तो आप इसका मतलब है आप उस रूम में किसी को जाने नहीं देना चाहते, और जिसको जाने देना चाहते हैं उसको आप वो उसकी की दे देंगे। तो सेम यही कॉन्सेप्ट है कि किसी भी डेटा आइटम को हम लॉक करना चाहें तो उसके एक्सेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लॉकिंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ द कंकरेंसी कंट्रोल। लॉक्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री फील्ड्स: लॉक ग्रेनुलरिटी, लॉक टाइप्स और डेडलॉक। तो चलिए देखते हैं। लॉक ग्रेनुलरिटी क्या चीज है? अ डेटाबेस इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड एज अ कलेक्शन ऑफ नेम डेटा आइटम्स। आपको पता है कि आपकी जो डेटाबेस है वो मुख्तलिफ नाम के जो डेटा है, आइटम्स हैं, उनसे आपको रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंट डेटा आइटम्स उसमें, डिफरेंट नाम के डेटा आइटम्स उसमें होते हैं, नेम डेटा आइटम्स, जिसके अपने अपने नेम्स होते हैं। ग्रेनुलरिटी इज द लेवल ऑफ डिटेल। ये एक लेवल ऑफ डिटेल होता है, एक पीस ऑफ डेटा होता है, पीसेज ऑफ डेटा यानी डिटेल होती है, एट विच डेटा आर स्टोर्ड इन ए डेटाबेस, जिसकी बेसिस पे हम डेटा को डेटाबेसेस में स्टोर करते हैं। ग्रेनुलरिटी क्या है? लेवल ऑफ डिटेल्स है, किस डिटेल्स की लेवल पे आपने डेटा को स्टोर करना है डेटाबेस में। अगर वो टीचर्स टेबल है तो टीचर्स के लेवल की डिटेल उसमें होगी, अगर वो स्टूडेंट टेबल है तो स्टूडेंट लेवल की डिटेल होगी, अगर वो फाइनेंस लेवल है तो फाइनेंस लेवल की डिटेल होगी, अगर वो एम्प्लॉय लेवल की टेबल है तो एम्प्लॉय लेवल की उसमें डिटेल होगी। तो इस तरह की लेवल, ग्रेनुलरिटी इज द लेवल ऑफ डिटेल, जिस लेवल पे डिटेल आप चाहिए उसी के बेस पे डेटा उसमें डेटाबेस में हम स्टोर करते हैं। लॉकिंग कैन टेक प्लेस एट द फॉलोइंग लेवल। हम मुख्तलिफ लेवल पे फिर उसमें लॉकिंग कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज डेटाबेस लेवल, टेबल लेवल, रो लेवल और एट्रीब्यूट लेवल। तो इनको देख लेते हैं। लॉक ग्रेनुलरिटी में फर्स्ट डेटाबेस लेवल लॉकिंग। डेटाबेस लेवल लॉकिंग क्या है? एट डेटाबेस लेवल लॉकिंग द इंटायर डेटाबेस इज लॉक। आप पूरे डेटाबेस को लॉक कर दें, पूरे जो आपका डेटाबेस है उसको लॉक कर सकते हैं इसमें। Thus it prevents the use of any table in the database by transaction T2 while transaction 1 is being executed. इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आपके उस डेटाबेस में जितनी भी टेबल्स हैं, अगर उसे T1 यूज कर रहा है तो कोई और यानी T2 उस ट्रांजेक्शन 2 उसमें आके उसको ना अपडेट कर सकता है, ना चेंज कर सकता है, ना उस तक एक्सेस हासिल कर सकता है। तो इससे आपका पूरा ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी जो हमने पीछे प्रॉब्लम्स पढ़ी। या फिर क्या करें? टेबल लेवल लॉकिंग कर दें। एट टेबल लेवल लॉकिंग द इंटायर टेबल इज लॉक्ड। स्पेसिफिक यानी एक तो डेटाबेस, पूरा डेटाबेस आपने पूरा घर लॉक कर दिया, पूरा घर लॉक कर दिया, उस घर में आप काम कर रहे हैं, आपके कोई और ना आए। एक उसमें आपने रूम को लॉक कर दिए, रूम्स लॉक कर दिए, ठीक है, टेबल लॉक कर दिए। एट टेबल लेवल लॉकिंग द इंटायर टेबल इज लॉक्ड, दस इट प्रिवेंट द एक्सेस टू एनी रो, यानी किसी भी रो को कोई एक्सेस नहीं कर सकता बाय ट्रांजेक्शन T2 वाइल, किसी भी रो को, यहां पे लिखा है एनी रो, कोई भी रो आप नहीं कर सकते एक्सेस, ठीक है, बाय ट्रांजेक्शन T2 वाइल ट्रांजेक्शन T1 इज यूजिंग द टेबल। अगर ट्रांजेक्शन T1 उसको यूज कर रहा है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। उसके बाद आता है रो लेवल लॉकिंग। एट रो लेवल लॉकिंग पार्टिकुलर रो इज लॉक्ड। पार्टिकुलर इसलिए मैंने यहाँ पे एनी का कहा, यहाँ पे पार्टिकुलर का है। यहाँ पे कंप्लीट टेबल की कंप्लीट रोज आप लॉक कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक रो को आप लॉक कर सकते हैं, पार्टिकुलर जिसको आप यूज कर रहे हैं। दी लॉक एग्जिस्ट फॉर ईच रो इन ईच टेबल ऑफ द डेटाबेस, और ये एग्जिस्ट करता है, आप उसके साथ लॉक लगा सकते हैं अगर उस पर काम जारी है। एट्रीब्यूट फील्ड लेवल लॉक, ठीक है, कॉलम के ऊपर जो फील्ड होते हैं आपके, उसको भी आप लॉक कर सकते हैं। स्पेसिफिक टेबल में किसी भी एक फील्ड को लॉक कर दें जिस पे काम जारी है, सारों को लॉक कर दें, ठीक है, आपकी मर्जी। एट एट्रीब्यूट लेवल लॉकिंग पार्टिकुलर एट्रीब्यूट या फील्ड इज लॉक्ड, ठीक है, आपके पास एक टेबल है, नेम है, उसमें फादर नेम है, उसमें एड्रेस है, आप एड्रेस की फील्ड को लॉक कर दें तो एड्रेस की फील्ड लॉक हो जाएगी। आप उसमें नेम की फील्ड को लॉक कर दें, नेम को भी फील्ड को भी लॉक कर सकते हैं। जस्ट ये नहीं कि आप रो को, पूरी रो को सिर्फ लॉक करते हैं, आप स्पेसिफिक फील्ड को भी लॉक कर सकते हैं कॉलम वाइज। एट्रीब्यूट लॉकिंग पार्टिकुलर एट्रीब्यूट इज लॉक्ड या फील्ड इज लॉक्ड। एट्रीब्यूट लॉकिंग अलाउज कंकरेंट ट्रांजैक्शन, एक साथ चलने वाले ट्रांजैक्शन, टू एक्सेस द सेम रो, के सेम रो को तब तक एक्सेस करें एज लॉन्ग एज दे रिक्वायर द यूज ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट विद इन द रो, जब तक वो एक ही एट्रीब्यूट को इस्तेमाल नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल नेम पे अगर सारे चले गए,
सारे नेम को ही एक्सेस कर रहे हैं, देन हम फिर लॉक लगाएंगे फील्ड पे। अगर कोई नेम को कर रहा है, कोई फादर नेम को कर रहा है फील्ड को, कोई एड्रेस को कर रहा है, तो फिर तो ठीक है, अलग अलग करें वो ट्रांजेक्शन। लेकिन अगर वो एक पे जाएंगे तो हम उसको लॉक करेंगे, ताकि एट द सेम टाइम सारे डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें, डेडलॉक क्रिएट ना हो उसमें। तो ये ग्रेनुलरिटी हो गई। नेक्स्ट वन इज हमारे पास लॉक टाइप्स हैं। लॉक के भी दो टाइप्स हैं, आपको इसमें मजीद मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो बेसिक्स हैं मैंने आपको इंक्लूड करके दी, आप इसी को कवर करें। The DBMS mainly uses following types of locking techniques: binary lock, shared और mutual exclusive locking, इसको कहा जाता है। Binary locking क्या है? A binary lock can have two states or values, locked and unlocked, or 1 and 0 for simplicity. A distinct lock is associated with each database item X. ठीक है, हर आइटम डेटाबेस के किसी भी आइटम के साथ, किसी भी वैल्यू के साथ आप लॉक लगा दें। ठीक है कि इस वैल्यू को अभी मैं यूज कर रहा हूँ, जैसे वहां पे हमने सेम वैल्यू में मॉडिफिकेशंस की तो ओरिजिनल वैल्यू डिस्टर्ब हो गई, तो आप उस वैल्यू पे लॉक लगा दें बाइनरी लॉकिंग के थ्रू, कि इस वक्त मैं इसको यूज कर रहा हूँ, कोई इसको यूज ना करे इस वैल्यू को, ताकि उसमें चेंजिंग ना आए। इफ द वैल्यू ऑफ द लॉक ऑन x is 1, item x cannot be accessed by a database operation that requests the item। ठीक है, अगर वैल्यू 1 है तो समझो कि कोई अंदर गया हुआ है, ठीक है, काम कर रहा है उसमें। If the value of the lock on x is 0, the item can access when requested। तो इसका मतलब है फ्री है, वो वैल्यू फ्री है, x की वैल्यू फ्री है, तो इससे इंडिकेशन होगी। ये एक फ्लैग्स होते हैं, ये फ्लैग्स आप उसके साथ लगा देते हैं कि वैल्यू अभी इन यूज है और वैल्यू अभी इन यूज नहीं है, तो इसको कहते हैं बाइनरी लॉक। इसकी बाइनरी मतलब दो है तो दो का। सेकेंड वन इज शेयर्ड और एक्सक्लूसिव लॉकिंग। शेयर्ड का मतलब है शेयर लॉक, एक चाबी है दोनों के पास है, इस यहाँ पे सिर्फ एक के पास चाबी होगी एट द सेम टाइम, एक ही बंदे के हम लॉक की चाबी देंगे और वो जाएगा अपना काम करेगा, फिर वापस जब काम खत्म कर लेगा तो चाबी दोबारा ऑनर को दे देगा, दूसरे बंदा फिर आएगा, अदरवाइज कोई भी इंटर नहीं होगा। These locks are referred as a read locks। इनको read locks कहा जाता है। ये शेयर्ड होते हैं चूंकि, इसलिए इनको हमने एक ही फीचर दिया होता है, एक ही अलाउड चीज के अलाउड होते हैं कि आप सिर्फ रीड करें, उसमें राइटिंग नहीं कर सकते। एंड डिनोटेड बाय S। If a transaction T has obtained shared lock on data item X, then T can read X but cannot write X। ठीक है, मल्टीपल शेयर लॉक्स कैन बी प्लेस सिमल्टेनियसली ऑन ए डेटा आइटम। अब एक आइटम है, डेटा है, वैल्यू है, उस पे मल्टीपल 4-5 शेयर लॉक्स रख सकते हैं, यानी कि 5 बंदे इसको एट द सेम टाइम रीड कर सकते हैं, इस डेटा को सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। पढ़ने के लिए इजाजत है, आप शेयर लॉक लगा सकते हैं कि बहुत सारे लोग आके एक ही चीज पढ़े, क्योंकि मॉडिफिकेशन तो वैसे भी नहीं कर सकते तो कोई इशू नहीं है। एक्सक्लूसिव लॉक की जरूरत कब पड़ती है? दीज लॉक्स आर रेफर्ड एज राइट लॉक्स एंड डिनोटेड बाय एक्स। ठीक है, इनको राइट्स लॉक कहा जाता है जब राइटिंग करना होती है, आपको डेटा में मॉडिफिकेशन करनी है। यहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं थी तो हमने इसको शेयर्ड में डाल दिया कि ये खैर है, यहाँ पे अगर सिमल्टेनियसली मल्टीपल लोग आते हैं तो उसको खैर कर सकते हैं। लेकिन जब बात आई रीड के बाद राइट की, यानी डेटा की मॉडिफिकेशन की, तो हमने उसको वन पर पर्सन कर दिया। इफ अ ट्रांजेक्शन T हैज ऑब्टेन्ड एक्सक्लूसिव लॉक ऑन डेटा आइटम X, देन T कैन बी रीड एज वेल एज राइट X। ठीक है, तो जब उसको एक दफा एक्सक्लूसिव स्पेशल लॉक मिल गया तो उसके पास ये पावर है कि वो रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है एक्स की वैल्यू को। ओनली वन एक्सक्लूसिव लॉक कैन बी प्लेस्ड ऑन डेटा आइटम एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम आप सिर्फ एक ही डेटा के ऊपर एक ही चाबी रख सकते हैं, कि सिर्फ एक ही बंदा आके उसको खोले उस दरवाजे को और उसको यूज करें, एक ही लॉक। यहाँ पे आप रख सकते थे, यहाँ पे कोई मसला नहीं था कि मल्टीपल लोग आके उसको सिमल्टेनियसली यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपने सिंगल वन एक्सक्लूसिव लॉक लगाना है। दिस मीन्स मल्टीपल ट्रांजेक्शन डज नॉट मॉडिफाई द सेम डेटा सिमल्टेनियसली। यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते थे, यहाँ पे सेम डेटा को मॉडिफाई भी मल्टीपल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो इसमें डेडलॉक है वो आपका होमवर्क है, यही एक टॉपिक इसमें रह गया। बाकी मैंने आपको समझा दिया है कि क्या चीज थी कंकरेंसी कंट्रोल या डेटा कंकरेंसी, उसमें प्रॉब्लम्स क्या थी, और उसके ऑनवर्ड फिर हमारे पास मेथड्स फॉर कंकरेंसी कंट्रोल क्या थे। उसमें जो लास्ट मेथड है वो डेडलॉक है। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको स्टडी करें, ये आपके पेपर में इंक्लूडेड है। कोई भी इशू हो देन मुझसे फिर आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।